हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम शुभम अग्रहरी है। आज हम लोग क्लास 9th के फिज़िक्स को पढ़ेंगे। ठीक है। फिज़िक्स का पहला चैप्टर है मोशन। जैसा कि आप लोग को पता होगा, अगर एनसीईआरटी आप उठा के देखें, ठीक है, तो चैप्टर नंबर 8 एनसीईआरटी का, ठीक है, मोशन है। तो फिर हम लोग इसके बारे में आज सीखेंगे। तो मोशन क्या है? मोशन अगर कोई बोलता है तो समझ जाना होता है कि हाँ, अगर वो बॉडी मोशन यानी कि मूव कर रही है, ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वहाँ वो मोशन में है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूअसली विथ रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज रेफरेंस पॉइंट। एक एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ट्री है। ये जो ट्री है ये स्टेशनरी है, लेकिन ये जो कार है ना, एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसका मतलब कार इज इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू ट्री। तो शायद आप लोग को रेफरेंस पॉइंट समझ में आ रहा होगा कि रेफरेंस पॉइंट कहते किसे हैं। ओके, नाउ हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में बात करेंगे। देखिए, फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज़ दो तरीके की होती हैं। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज़ दो तरीके का मतलब होता है कि एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, ये फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है ये तो पहले जान लें। तो फिजिकल क्वांटिटी मतलब कोई भी अगर आप फार्मूला लिखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप फोर्स लिखते हैं, ठीक है, मेरी बात को समझिएगा, फोर्स लिखते हैं, ठीक है, फिर डिस्टेंस लिख दीजिए, डिस्टेंस लिख दीजिए, ठीक है, मतलब कुछ भी क्वांटिटी लिख दीजिए, डिस्टेंस हो गया, वर्क हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ को दो तरीकों में क्लासिफाई किया गया है। पहला है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा कौन सा है? वेक्टर क्वांटिटी। देन स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव, ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड डू नॉट हैव डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी। अगर इसका एग्जांपल देखना है तो देख सकते हैं हम लोग, डिस्टेंस, स्पीड, मास, टाइम, वर्क, इन सारी चीज़ों के लिए हमें डायरेक्शन पे डिपेंड होना नहीं पड़ता है। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस, अगर मान लीजिए आप ईस्ट से, ठीक है, जैसे कि ऐसे समझते हैं, मान लीजिए आप एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, इन दोनों के बीच की दूरी अगर 5 मीटर है, ठीक है, और जो ए है वो ईस्ट की तरफ है और बी जो है वो वेस्ट की तरफ है। लेकिन अगर इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया जाए, यानी कि अब पॉइंट ए को, ठीक है, पॉइंट ए को अगर हम लोग मान लीजिए पॉइंट ए को अब साउथ में रख दें और बी को नॉर्थ में रख दें, तब भी वो दूरी 5 मीटर ही होगी, तब भी वो डिस्टेंस 5 मीटर है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि डिस्टेंस जो है एक स्केलर क्वांटिटी है एंड दैट्स वाई ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है। टाइम भी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। मास भी टाइम पर डिपेंड, सॉरी, मास डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास आपकी सिटी में 1 किलोग्राम है, ओके, तो अगर आप मुंबई में जाते हैं तो ऐसा तो होगा नहीं कि वो 2 किलोग्राम का हो जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात, मैं कहना क्या चाहता हूँ? तो कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसी क्वांटिटी जो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है, उनमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड का मतलब उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। अब दूसरी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी ऐसे क्वांटिटीज होते हैं जिनमें मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, साथ में डायरेक्शन भी होती है। यहाँ पे आप डेफिनेशन देख सकते हैं, दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई दरवाज़ा है, ठीक है, मेरी बात को समझिएगा, मान लीजिए अगर कोई दरवाज़ा है, ठीक है, तो उस पर कभी कभी आपने देखा होगा लिखा रहता है, पुल लिखा रहता है, ठीक है, या फिर पुश लिखा रहता है। तो ये जो पुश है, ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है? ठीक है, ये डायरेक्शन बताने की कोशिश कर रहा है। पुल हो गया, ठीक है, पुश हो गया, ये एक तरीके से डायरेक्शन बता रहा है कि आप अपनी तरफ खींचिए या अपने धक्का दीजिए, ठीक है। यानी कि फोर्स एक तरीके का वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी। इन सब सारी क्वांटिटीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा आगे ये चीज़ें पढ़ेंगी। अच्छा देखिएगा, आप पीडीएफ की बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। ये जितने भी हैंड रिटन नोट्स हैं मेरे, मैं
ठीक है, अगर आप लोग बोलेंगे ठीक है तो मैं उसको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, बस आप लोग अच्छे से सीखिए कि मैं पढ़ा क्या रहा हूँ। ठीक है, डिस्टेंस, अब बात करते हैं डिस्टेंस के बारे में। तो डिस्टेंस अगर कोई बोलता है तो समझ जाना होता है कि हाँ एक तरीके से एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ की बात हो रही है। यानी कि कोई भी बॉडी जितना भी पाथ कवर करती है, ठीक है, जितना भी पाथ कवर करती है उस पाथ को ही क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। अच्छा एक चीज़ और याद रखिएगा, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। ठीक है, कोई भी क्वांटिटी कुछ ना कुछ ज़रूर होगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो डिस्टेंस ज़रूर कुछ ना कुछ तय करेगा। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे समझाया गया है, आप समझिएगा। मान लीजिए एक पॉइंट है ए, एक दूसरा पॉइंट है बी और एक तीसरा पॉइंट है सी। एक लड़का है, ठीक है, ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है, फिर पॉइंट बी से पॉइंट सी तक जाता है। ठीक है, मान लेते हैं कि ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर है और बी से लेकर सी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 3 मीटर है। तो जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड होगा, ठीक है, इस लड़के के द्वारा वो कितना होगा, अरे 4 मीटर और ये 3 मीटर, यानी कि टोटल 7 मीटर। आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। यानी कि एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ इज नोन एज डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे नोट में कुछ इंपॉर्टेंट बातें दी गई हैं, आप इन्हें ज़रूर देखेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। यानी कि डिस्टेंस में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, और दूसरा द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप मान लीजिए किसी दुकान पे जाते हैं, ठीक है, और 1 किलो चीनी ले रहे हैं, तो चीनी जो है वो कितना ले रहे हैं आप, 1 किलोग्राम। समझिएगा मेरी बात को, 1 किलोग्राम आप चीनी ले रहे हैं, यानी कि जो ये 1 किलोग्राम है ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, यानी कि एक तरीके से ये 1 किलोग्राम तो है ये मैग्नीट्यूड, और ये जो केजी है ये क्या है, इसका यूनिट है। क्या है इसका, ये यूनिट है। उसी तरीके से डिस्टेंस का जो एसआई यूनिट होता है वो कितना होता है, मीटर होता है। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नोट का तीसरा पॉइंट देखिए, नोट के तीसरे पॉइंट में क्या लिखा है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी कैन नॉट बी जीरो। अभी मैंने आपको बताया था कि जो डिस्टेंस होती है ना, कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। ठीक है, क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो ज़रूर कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगा ही करेगा। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब है डिस्प्लेसमेंट। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसको ज़रा सा ध्यान से समझिएगा। डिस्प्लेसमेंट के लिए डिफिनीसन देखिए क्या लिखा हुआ है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल पोजीशन एंड द इनिशियल पोजीशन ऑफ अ मूविंग बॉडी इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट को अगर समझना है तो ऐसे समझिए, मान लीजिए एक पॉइंट ए है, ठीक है, यहाँ से हम लोग बी पे जा रहे हैं और ये सी पे जा रहे हैं। अभी जस्ट ऊपर हम लोगों ने इस तरीके का एक क्वेश्चन देखा था, 4 मीटर ये है, मान लीजिए ये 3 मीटर है। ओके, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें क्या बताना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। तो सी इसका फाइनल पोजीशन है और ए इसका कौन सा पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन है। ठीक है, समझिएगा। तो सी और ए के बीच के शॉर्टेस्ट पाथ को ही क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, अगर इस चीज़ को निकालना हो तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, जबकि ये दिया हुआ है कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे निकाला गया है, देखिए ज़रा सा, देखिए द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द मैन या बॉडी। ठीक है, रूट बनाया गया है, क्योंकि आपने फील किया होगा जब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। ठीक है, समझिएगा पाइथागोरस थ्योरम में। ठीक है, ये तो हो गया आपका बेस, थोड़ा सा ऐसे समझ लेते हैं, ये हो गया बेस। ठीक है, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेनस। तो हमें हाइपोटेनस की वैल्यू निकालनी है, और आप जानते होंगे हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दैट्स वाई
हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यही सेम फार्मूला यहाँ पे लगाया गया है, ठीक है। यानी कि रूट में 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यानी कि फाइनल आंसर आपका कितना आ रहा है 5 मीटर। तो आप ज़रा से देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो डिस्टेंस आ रही थी वो आ रही थी 7 मीटर, और अभी आपको जो डिस्प्लेसमेंट निकली है, ठीक है, वो कितना है 5 मीटर। कुछ समझ में आ रहा है? समझना ये है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट हो वो हमेशा इक्वल ही हो, ठीक है। तो ये बराबर भी हो सकते हैं, ठीक है, और ये वैरी भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर याद रखिएगा, कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ग्रेटर देन नहीं होगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, फिर से समझ लेते हैं एक बार। मैंने बोला कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, ये कभी भी, ठीक है, ग्रेटर देन नहीं होगा। या इसको दूसरी भाषा में अगर लिख दें हम लोग इसको, तो ऐसे लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। आई बात समझ में आप लोग को? चलिए, अब कुछ नोट हैं, इसको ज़रा देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। नोट क्या है? पहला है डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। देखा भी होगा आपने कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2 पॉइंट्स पे बीच लाई कर रही है। फॉर एग्जांपल फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन, हमेशा ये ऐसे ही निकाली जा सकती है, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच के शॉर्टेस्ट पाथ में। दूसरा है द एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज क्या? मीटर, यानी कि इसका जो एसआई यूनिट है वो चेंज नहीं होता है, ये भी डिस्टेंस की तरह ही होता है, ठीक है। आई बात समझ में? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी गई है, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है ये, इसको सीखिए। लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट कैन आल्सो बी जीरो, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है, लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकती है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस करते हैं। एक न्यूमेरिकल है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। न्यूमेरिकल दिया हुआ है, इफ़ अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 7 मीटर। थोड़ा सा इसको अच्छे से कर लेते हैं, ये 7 लिखा हुआ है, ठीक है, 7 मीटर, देन फाइंड आउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। कहने का मतलब ये है कि एक बॉडी है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो हमें ये बताना है कि अगर वो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर ले तो वैल्यू ऑफ डिस्टेंस कितनी होगी और वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। तो आपको पता है डिस्टेंस जितना भी पाथ कवर किया जाता है उसको बोलते हैं, मान लेते हैं वो ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से चला, ठीक है, ए से चला और वो ए पर ही आके ख़त्म हो गया, ठीक है, यानी कि उसने एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन ली। कंप्लीट रिवॉल्यूशन का मतलब वो सरकमफेरेंस के बराबर डिस्टेंस तय की होगी, और सरकमफेरेंस कितना होता है सर्कल का? तो वो होता है 2πr, वेयर r इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल। सो वी हैव अप्लाइड दिस फार्मूला डिस्टेंस के लिए 2πr, और r की वैल्यू 7 मीटर दी गई है, पाई की वैल्यू आप जानते हैं 22/7 होता है, 7 से 7 यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, एंड डेट्स वाई 22 2 जार 44, आप देख सकते हैं। फिर डिस्प्लेसमेंट, हाँ ये बहुत अच्छा सवाल है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 होगी, क्यों होगी समझिए मेरी बात को। मान लीजिए वो जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करता है, तो उसका इनिशियल पोजीशन है पॉइंट ए, और वो चलते 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 जब एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो गया तो वो फिर पॉइंट ए पे ही आ गया, यानी कि उसका जो इनिशियल पोजीशन है और फाइनल पोजीशन है वो दोनों सेम है। दोनों सेम होने का मतलब दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, यानी कि वो ज़रा सा भी, ठीक है, अपने पाथ में या शॉर्टेस्ट पाथ में जो चीज़ें होनी चाहिए वो बिल्कुल हो ही नहीं। मतलब यहाँ पे ये गया, ठीक है, यहाँ से निकला और यहीं पे आ गया, इसका मतलब ये इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा? 0 होगा। आई बात समझ में? यानी कि अगर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो तो उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। ओके फ्रेंड्स, तो
कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसा लगा। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया तो इसको मैं कंप्लीट पढ़ाऊँगा। ऐसा नहीं है कि मैं इसे आधा अधूरा छोड़ दूँगा, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं कोई चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ तो उसे कंप्लीट ही पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। जो भी स्टडी मटेरियल है उसको फ्री में आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कैसा लगा, ठीक है। और यह एक ऐसा चैनल होगा, ठीक है, जिस पे हम लोग पूरी कंप्लीट स्टडी करेंगे, चाहे वो कोई सा भी चैप्टर हो। अगर आप मान लीजिए कोई स्पेसिफिक चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, मान लीजिए वो क्लास 9th का हो, 10th का हो, 11th का हो या 12th का हो, ठीक है, इन सारे क्लासेस का कोई भी चैप्टर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसे कमेंट करिए। जो भी कमेंट ज़्यादा होगा, ठीक है, मैं उस पर लेक्चर बनाऊंगा। वो भी कंप्लीट लेक्चर होंगे विथ PDF। आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा स्टडी मटेरियल, ठीक है। तो एंजॉय करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए।